नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इसको लागू करना पड़ा और ग्राम पंचायत जो है ये कैसे है, किस तरीके से कार्य करता है। आपके प्रधान जो हैं गांव के, वो कैसे किस तरीके से बनते हैं, क्या उनका कार्यकाल होता है, उन सभी के बारे में टोटल डिस्कस किया जाएगा। आप एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक नज़र में कि किस तरीके से क्या क्या समितियां बैठी और क्या क्या संविधान संशोधन हुआ, उन सभी के बारे में टोटल डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्था है। इसको जानने से पहले आप समझिए, जो केंद्र सरकार है ये देश के प्रति कार्य करती है। केंद्र सरकार के बाद दूसरे नंबर पे राज्य सरकार ये अपने अपने राज्यों में अपना कार्य करती है। मान लीजिए एक यहाँ पे बैठा हुआ है जो मुखिया है, पूरे देश का मुखिया। उसके बाद इसमें 28 राज्य है, मतलब 28 राज्यों को एक एक मुखिया दे दिया गया। अब उन 28 राज्यों को जिले में मतलब बांट दिया गया। जिले के बाद उसके बाद ब्लॉक में बांट दिया गया, ब्लॉक के बाद गांव में बांट दिया गया। ठीक है, ये सारी की सारी चर्चाएं हम आगे करते रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप राज्य सरकार देख सकते हैं कि राज्य सरकार राज्यों के प्रति कार्य करती। उसके बाद ये स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आज इसी के बारे में डिस्कस होगा। ये आगे जाके दो भागों में टूट गया, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक है शहरी क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम टोटली ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में शहरी क्षेत्र के बारे में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए। सारे के सारे आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। ये टेक्निकल वर्ड आप समझिए कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण से पहले आप समझिए कि केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो एक ही आदमी के पास हों। ठीक है, ये उसका केंद्रीकरण हो गया। और विकेंद्रीकरण सेम इसका उल्टा हो गया, जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो सब में विभाजित कर दी जाए और सब में बांट दी जाए, ये इसका विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन, जिनका शासनकाल 1880 से 1884 तक था। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की। तो जिला बोर्डों की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की। कब की? 1882 ईस्वी में की। ठीक है, तो इसके आगे हम जानते हैं कि महात्मा गांधी के क्या मत थे। ठीक है, इसकी जो राज व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था, इसके बारे में महात्मा गांधी की क्या राय थी। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की थी। ठीक है, और इन्होंने कहा क्या कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ठीक है, ये किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा था। उसके बाद हम बात करें तो ये इन पे मतलब गांधी जी ये बोले। उसके बाद संविधान सभा बैठी, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था है इसको लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इसमें आप सबसे पहला पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ये इसके समर्थक नहीं थे या इसके पक्ष में नहीं थे। क्यों नहीं थे इसको आप समझिए, क्योंकि इनको लगता था कि गांव के जो पिछड़े लोग हैं या दबे कुचले लोग हैं और गांव के जो प्रबल और शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग तो अपनी जगह छिका लेंगे, मतलब अपने राज करना शुरू कर देंगे, और जो दुर्बल लोग हैं, मतलब जो पिछड़े लोग हैं, इनको ये लोग दबा कर रखेंगे। तो इसीलिए या इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसको सबको मानना पड़ा और इसको सभी राज्यों में यह कह दिया गया कि जिसको लागू करना है पंचायती राज व्यवस्था वो कर सकता है और जिसको आवश्यकता नहीं है वो नहीं करेगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। अभी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन आगे चल के इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो कैसे हुआ, आगे सारे के सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 40 में इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम, मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने कुछ प्रोग्राम चलाए जिससे पंचायती राज व्यवस्था का विकास हुआ।
जैसे 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलवाया गया जो कि विफल रहा। देखिए 2 अक्टूबर को ही क्यों चलवाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म दिवस था और महात्मा गांधी इसके घोर समर्थक थे। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले साल 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्यक्रम चलाया गया और ये भी विफल हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समिति बैठाई। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में बैठाई गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति है। ठीक है ना, इसको आपको जरूर याद रखना। जैसे असफल होने का कारण इससे पूछा गया कि जो हमने कार्यक्रम चलाए तो असफल क्यों हो गया, तो उन्होंने जवाब दिया, किसने? बलवंत राय साहब ने जवाब दिया कि जन भागीदारी का अभाव, मतलब आपने जिन लोगों के लिए, जनता के लिए एक मतलब कार्यक्रम चलाए थे तो उन जनता के लोगों ने ही नहीं भाग लिया, तो ये आपका जो कार्यक्रम था इसीलिए विफल हो गया। ठीक है, तो इनमें बलवंत राय मेहता जी ने सुझाव क्या दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव। विकेंद्रीकरण मैंने आपको समझाया पीछे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इसके बाद इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। किनको? बलवंत राय मेहता जी को। ठीक है, इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव भी किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता जी ने दिया और बलवंत राय मेहता समिति से लिया गया और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। और पहला देखिए क्या है, ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत ये जिला स्तर पर है। अभी के समय हम लोग यही कानून मानते हैं और यही संवैधानिक दर्जा बन गया। कैसे बना आगे सब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत सरकार के राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव बना। ये आपको याद रखना है कि राजस्थान का तो पहली बात तो स्टेट जो यानी राज्य है वो राजस्थान है और जिला हो वो नागौर है और गांव का नाम क्या है? बगदरी गांव है। ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरंभ कर दिया या उसका प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक और समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया और इसमें कहा क्या गया कि मंडल पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर हो, उसके बाद जिला परिषद या जिला पंचायत जो जिला स्तर पर हो। इन्होंने जो गांव पंचायत है उसको विलुप्त कर दिया, उसको हटा दिया, इसलिए ये भी असफल रही। उसके बाद इस समिति में क्या कहा गया कि ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी इसी समिति में दिया गया। एससी और एसटी को आरक्षण देने का सुझाव भी इसी समिति में किया गया। उसके बाद एक और समिति आती है जो जीवी के राव समिति है, ये 1985 में दिया गया। आपको केवल इसको याद रखना, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद एल एम सिंघवी समिति 1986 को आई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया और ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया गया और राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी सुझाव दिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद पी के थुंगल समिति 1989 में आई और इस समिति में क्या कहा गया कि इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज्य संस्थाओं का पर विचार करने के लिए किया गया। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की। मतलब आप समझिए, जिस भी कानून को अगर आप संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तो क्या सभी लोग उसको मानेंगे? सेम उसी प्रकार इन सारी समितियों में जो है संवैधानिक दर्जा का मांग किया गया या सिफारिश की गई। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जिनमें लोकसभा जो है उस पास कर दिया और राज्यसभा से पास नहीं हुआ। उसके बाद आई
पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। इसमें क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। इसमें देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा से भी पारित हो गया। 22 दिसंबर को लोकसभा से पारित हुआ और 23 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हुआ। उसके बाद दिसंबर तो चल ही रहा था और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर भी कर दिया और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया। और इसी दिन हम राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था या राज्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे के सारे आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ का प्रावधान किया गया। ये सारे के सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। मतलब 29 विषयों में जैसे आपकी नाली हो गई, नाली बनवाना है, आपको कहीं खड़ंजा लगवाना है, गांव में नल लगवाने हैं, इन सभी का जो 29 विषयों पर एक सूची बन गई और ये 11वीं अनुसूची में जोड़ दी गई, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रस्ताव किया गया, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, आप देख सकते हैं, आपके ऊपर हमने पढ़ाया था बलवंत राय मेहता समिति, और यही समिति ये मतलब आगे अभी हम लोगों की चल रही है और यही समिति मतलब आगे चली। फिर हम बात करें ग्राम पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। मतलब महिलाएं भी इसमें हो सकती हैं और महिलाएं 1/3 होंगी। मतलब आप समझिए कि अगर 9 पुरुष हैं तो उनमें से 1/3 कितना होगा, 1/3 3 होगा। मतलब 9 पुरुष लड़ सकते हैं तो उसमें 3 महिला का भी आरक्षण फिक्स किया गया है। 3 से कम नहीं हो सकती, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे आगे कि इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का निर्धारित कर दिया गया। मतलब 5 वर्ष में या 5 वर्ष तक कोई भी गांव का प्रधान या मुखिया रह सकता है। और आगे देखें तो पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है या निर्वाचन करा देना चाहिए। उसके बाद एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। तो राज्य विधानमंडल क्या होता है, हमने इस पे वीडियो बनाई है, जाके आप देख सकते हैं। और फिर कहा गया कि हर गांव में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, ठीक है। तो हर गांव में ग्राम सभा बनाया गया। और ग्राम सभा क्या होता है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए पंचायती राज की संरचना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम सभा, तो गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। मतलब आप समझिए कि ये गांव 1 है, गांव दूसरा है और ये गांव 3, गांव 4 और गांव 5 है। मतलब ये ग्राम सभा है, ठीक है। तो ग्राम सभाओं को मिलाकर क्या बनता है, ग्राम पंचायत बनता है। और ग्राम सभा क्या होता है, जिनमें 200 मेंबर होने चाहिए। मतलब 200 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। 200 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए, वो भी जो 18 प्लस हो चुके हैं और जिनका मतदाता सूची में पंजीकृत हो, ठीक है, वो उन ग्राम सभा कहलाता है। उसके बाद ग्राम सभाओं को मिलाकर ग्राम पंचायत होता है और यही ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है। आगे हम बात करें तो ये ग्राम पंचायत को आगे देखिए बांट दिया गया कार्यपालिका और न्यायपालिका में। कार्यपालिका आप समझिए कि वार्ड सदस्य होते और मुखिया और प्रधान होता है। मतलब गांव में जो विकास किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और गांव में किसी झगड़े या विवाद किया मतलब हो गया तो उसको सुलझाता कौन है, न्यायपालिका सुलझाता है, ठीक है। तो वार्ड सदस्य क्या होते हैं, ये मान लीजिए 200 का गांव है, मतलब ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा 1 ग्राम सभा 2 ग्राम सभा 3 4 5 मतलब सभी ग्राम सभा के एक वार्ड सदस्य होंगे। मान लीजिए ग्राम सभा 1 में नल लगवाना है तो
उसमें गांव के जो लोग होंगे वो आके वार्ड सदस्य से कहेंगे और वार्ड सदस्य जो है वो आके मुखिया से कहेगा और मुखिया अपने ऊपर भेजेगा, ऊपर से फंड आएगा तो जाके आप नल लगवा सकते हैं। ठीक है, तो वार्ड सदस्य जो होते हैं ये वास्तव में मुखिया के जो हेल्पर होते हैं, मतलब ठीक है ना। तो 5 गांव हैं तो पांचों गांवों के एक एक वार्ड सदस्य होंगे, मतलब एक एक जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब गांव को अच्छे से परख सके या गांव को अच्छे से जानते हो। ठीक है, जो गांव के सारे मतलब शिक्षित आदमी हो। तो इसमें का एक वार्ड सदस्य, इसमें का एक वार्ड सदस्य, इसमें का सबका एक वार्ड सदस्य हो गया और वो मुखिया का क्या हो गया, हेल्पर हो गया। ठीक है, तो गांव में क्या समस्या है वो आके मुखिया को बताएगा, मुखिया अपने ऊपर भेजेगा, ऊपर से और ऊपर जाएगा, ऊपर से फंड आएगा, तब जाके आपके गांव में विकास होगा। मान लीजिए कि आपके घर से आपके घर के बगल या आपके मुहर्वे पे ही कोई नाली लेके चला गया, तो आप बहस कर दिए उस पे। तो जब बहस कर दिए तो न्यायपालिका जो सरपंच है वो आके उसको सुलझाएगी, ना कि प्रधान व मुखिया सुलझाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये मुखिया या प्रधान को ही न्यायपालिका भी मतलब इसी को न्याय भी करना होता है और इसी को विकास भी करना होता है। ठीक है, और इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो प्रधान बने वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसमें सरकार क्या करी कि सरकारी अधिकारी का भी इसमें मतलब योगदान रहा, जैसे ग्राम सेवक व वीडियो, मतलब ये सारे के सारे जो लोग हैं सरकारी अधिकारी, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके वहाँ पे जाते हैं, ना कि जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं। ग्राम पंचायत की बात हो गई, अब पंचायत समिति की बात करते हैं जो ब्लॉक लेवल पे है। इसका एक अध्यक्ष होता है जो ब्लॉक प्रमुख होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, तो कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। ये लोग भी पढ़ लिख कर नहीं आते हैं, इनको भी जैसे जनता सबको चुनती है तो उसमें से कोई जो सबसे ज़्यादा योग्य रहेगा उसी को ब्लॉक प्रमुख बना दिया जाएगा, जो उससे कम योग्य रहेगा उसको उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा और सबको सदस्य बना दिया जाएगा। फिर हम बात करें उस क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। और हम बात करें जो ब्लॉक लेवल पे, तो इसका जो सरकारी अध्यक्ष होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके जाता है वो बीडीओ होता है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है ना। फिर हम बात करें आगे जिला पंचायत या जिला लेवल पे, स्टेट लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इसका भी एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ये भी पढ़ लिख कर नहीं जाता है, इसको भी मतलब जनता सबको चुन के भेजती है, जो इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है उसी को अध्यक्ष चुन दिया जाता है और दूसरे नंबर पे उपाध्यक्ष और बाकी सारे के सारे सदस्य होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स इसी के रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसमें हम बात करें सरकारी अधिकारी की, तो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये हो गया इसका सरकारी अधिकारी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अनुच्छेदों की, जैसे 200 हमने आगे आपको बताया था 243 से लेकर 243 ओ तक का अनुच्छेद रखा गया हाल ही से, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं देखी मतलब दी गई है। जानते हैं मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करेंगे सबसे पहले उसकी परिभाषा या उसकी डिफिनेशन ही दी जाती है ना। तो अनुच्छेद 43A में परिभाषा, अनुच्छेद 43A मतलब अनुच्छेद 43 में परिभाषा, अनुच्छेद 43A में ग्राम सभा, अनुच्छेद 43B में 243B में पंचायतों का गठन हुआ। ठीक है, पंचायती संस्थाएं त्रिस्तरीय होंगी, तो ये सब इसी में लिखा गया है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय हो सकती है, मतलब वहाँ पे ग्राम पंचायत का कोई भी काम नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना किस तरीके से है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 243D में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। इसमें SC और ST का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को कम से कम 200 मतलब 2/3 आरक्षण दिया गया है। उसके बाद OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर मतलब स्थित है, वो चाहे तो इसको आरक्षण दे सकता है और चाहे तो आरक्षण नहीं भी दे सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 243E में कार्यकाल या इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, ये पॉइंट उसमें लिखे गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 243F में सदस्यों की योग्यता या पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप प्रधानी लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 243G पंचायतों की शक्तियाँ
अधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट अनुच्छेद 243 जी में कहे गए हैं। उसके बाद 243 एच में पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार, जैसे आप सड़क बनवाएं तो सड़क में उसमें कर भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आगे आपको कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत हो, गांव पे कोई मतलब आपातकालीन व्यवस्था आ गई तो उस गांव में उसको आप पैसे को लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग का गठन या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे राज्य वित्त आयोग का मतलब देखिए, आई से मतलब रिलेट करिए, आई से इनकम होता है और वित्त से भी मतलब इनकम संबंधी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इससे भी 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा। उसके बाद अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, ये राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, इसके बारे में लिखा गया। उसके बाद अनुच्छेद 243 यल में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, ठीक है। अनुच्छेद 243 यम में कुछ क्षेत्रों में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर दें, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। जैसे 243 यम में क्या कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, मतलब जैसे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में, जैसे सिक्किम का कुछ एरिया है, ठीक है, उसमें भी जो पर्वतीय एरिया है उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था मतलब नहीं दी गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करें अनुच्छेद 243 यन की, तो विद्यमान विधियों को पंचायती का बना रहना। उसके बाद 243 ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जित मत। सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए किसके, पंचायती राज व्यवस्था के। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र के बारे में। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।